सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट वर द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड द रीज़न आई डिडंट गेट माय डिज़ायर्ड मार्क्स इन नीट 2026 एग्ज़ाम। तो पहला रीज़न ये है कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट इनफ एंड आई एम नॉट स्टिकिंग टूवर्ड्स माय डेली एंड वीकली प्लान्स। मतलब कि जब भी हम किसी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी पास्ट की गई प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए और जितना भी टोटल टाइम हमारे पास बचता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन के पहले हम एक नया प्लान बनाते हैं कि हमें इस दिन ये करना है, इस वीक में ये टेस्ट देने हैं और ये पूरे मंथ में हमें अप्रॉक्स इतना सिलेबस कंप्लीट करके इतना सिलेबस रिवाइज करना है। ये कुछ पर्टिकुलर गोल्स या फिर टारगेट्स होते हैं जिसे हम लोग प्लानर बोलते हैं। मेरी दो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से। पहली प्रॉब्लम मेरी ये है कि जब भी डे 6 या डे 7 या फिर अप्रॉक्स सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक आता है या फिर सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक आते आते मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ और फिर मैं मोर प्रोन टू डिस्ट्रैक्शन हो जाता हूँ। और मैं कभी कभी तो अच्छी तरीके से अपने प्लान की तरफ स्टिक रहता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में से प्लानर जो मेरा होता है वो मैं उसके साथ स्टिक नहीं कर पाता हूँ। मतलब मेरा जो फ्लो है वो ब्रेक हो ही जाता है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, वो इस प्रॉब्लम का रीज़न भी हो सकती है कि मैं अपनी कैपेसिटी और पास्ट डिसिप्लिन या फिर कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखे बिना ही सिर्फ इमोशंस या फिर प्रेजेंट मोटिवेशन के दम पे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा प्लानर या फिर बड़ा टारगेट बना लेता हूँ जिसे लंबे समय तक सस्टेन कर पाना डिफ़िकल्ट है। और फिर मैं भला भाग लूँ अपनी मैक्स स्पीड पे डे वन से ही, लेकिन कुछ हफ्ते बीतने के बाद मैं कम्प्लीटली मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्ट होकर के थक जाता हूँ। और ये जो मेरा पहला पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर रहा है स्टार्टिंग से ही। तो इसे थोड़ा साइड रखते हैं और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि मेरा जो हेल्पिंग नेचर है उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा समाज सेवक बनता फिरता हूँ यहाँ वहाँ। मैंने क्लास 10th के एंड में जब डिस्कवर किया था आचार्य प्रशांत को या फिर ओशो को या फिर राम कृष्ण परमहंस को, और एक अलग ही लेवल में सोचना स्टार्ट किया था नया नया। और साथ ही साथ में मैंने जो दो तीन एक्स्ट्रा किताबें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा पढ़ा करता था उस टाइम पे, उस फ्री टाइम पे, या फिर उनकी जो ऑडियो बुक्स सुना करता था पायरेट करके वेबसाइट में जा करके। उनसे मुझे नॉलेज तो काफ़ी मिली और मैंने अपनी मेंटली फ्रीडम भी अचीव कर ली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मैंने पहली बार इस नॉलेज का एज अ करेंसी यूज़ किया दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है बिल्कुल भी। और अब लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरों की हेल्प करना सही नहीं है क्या? सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका सही नहीं है। और क्यों, वो आगे बताता हूँ। अगर मैं देखूँ खुद को या फिर आचार्य प्रशांत को या किसी और भी जिसको मैं अपने से ऊपर मानता हूँ, तो वो जब तक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अपना 100% नहीं दे लेते या फिर 100% नॉलेज अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो लोग एक शब्द नहीं बोलते उस पर्टिकुलर टॉपिक में। लेकिन ऑन कंट्रास्ट मैं खुद को देखूँ तो फिर मैं इन लोगों से थोड़ा सा ही ज्ञान पाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर दी, बिना खुद समझे कि ये पर्टिकुलर चीज़ें असल में है क्या। दूसरों की प्रॉब्लम्स में अपना मैक्सिमम समय लगा दिया, उनको सुनने में, समझने में, फिर उनके पीछे का जो रीज़न है या फिर उन प्रॉब्लम्स का जो ओरिजिन है या फिर उन प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है उनको बताने में। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि मेरे खुद के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गोल है टू ब्रिंग अ चेंज ऑन अ लार्ज स्केल। और ये तभी पॉसिबल होगा अनटिल अनलेस मैं खुद को सबसे पहले कंप्लीट नहीं करता इस नॉलेज से। तो सबसे पहले मुझे खुद के ऊपर ध्यान दे के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नाव तो मेरी भी डूब ही रही है, मेरी नाव में भी छेद है। वो जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सेम प्रॉब्लम मेरी भी है। और अब अगर मैं दूसरों को ये बताने लगा कि तुम्हारी नाव में यहाँ यहाँ छेद है और इसे ऐसे ऐसे भरो बिना ये देखे कि छेद तो मेरी भी नाव में है, तो मैं डूबूंगा ही और जो मुझे सुनेगा वो भी डूबेगा। पहले जब तक खुद का ज्ञान, खुद का मेथड
या खुद की आइडियोलॉजी मुझे मेरे गोल्स तक नहीं पहुंचा देती जब तक मुझे ये चीज़ें किसी और को नहीं बतानी चाहिए। पहले खुद की नाव का जो छेद है वो बंद कर लूँ, फिर अपना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से दूसरों की हेल्प करूँगा। अभी के लिए मैं दोस्त होने के नाते उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने ली है दूसरों से, आचार्य प्रशांत से या फिर ओशो से या फिर और भी जितनी भी मैं किताबें पढ़ी उन सब से जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उसका यूज़ करके पहले खुद की डूबती हुई नाव को डूबने से बचाना चाहिए। और अब बात आती है कि इन सब का रीज़न क्या था कि मेरी तो नाव डूब ही रही है और जब मैं खुद अभी अपनी नाव फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरों को सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो। द रीज़न इज़ द फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी। 4 दिन फिलॉसफी देख करके, यूट्यूब से वीडियोस देख करके, बुक्स पढ़ करके, ऑडियो बुक्स रीड करके, बिना खुद कुछ जीवन में उखाड़े दूसरों को बता रहा हूँ कि तुम्हारी ये रियल प्रॉब्लम है और ये उसका ओरिजिन है और ये उसका सल्यूशन है। और अगर मैं खुद के अंदर झांकूँ कि ऐसा करने का रीज़न क्या है, कि मैंने खुद कुछ उखाड़ा नहीं है जीवन में उस करेंसी का यूज़ करके, फिर भी मैं क्यों ये सब चीज़ों को बता रहा हूँ दूसरों को, तो आंसर यही निकल रहा है कि एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी की फीलिंग होती है कि हाँ, आई हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यूइंग थिंग्स द डिफरेंट वे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्राउड्स, कि देखो हाउ दे आर इंस्लेव्ड बाई देयर ओन ब्रेन्स, लेकिन रियलिटी में मैं भी इंस्लेव्ड ही हूँ बाई दिस फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी। तो मैं भी एक तरह से उस क्राउड का हिस्सा ही हूँ और इस फीलिंग को, यानी कि जो ये फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी, इसी को कहते हैं ईगो। लेकिन इस बार ये बहुत ही सही से ध्यान रखूँगा, कॉन्टीन्यूसली खुद को मॉनिटर करूँगा कि ये ईगोइस्टिक फीलिंग मेरे ब्रेन को हाईजैक ना करे। और पहले मैं अपने ज्ञान का यूज़ करके खुद की अपनी डूबती हुई नाव को बचाऊँगा और फिर अगर मेरा मेथड या फिर ज्ञान सक्सेसफुल रहा मुझे बचाने में, तब जाके दूसरों को शेयर करूँगा, तभी कुछ फ़ायदा है। नहीं तो मैं तो डूबूँगा ही डूबूँगा और जो मुझे देखेगा वो भी डूब जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, मेरे डिस्ट्रैक्शंस और कमिटमेंट का इशू। डिस्ट्रैक्शंस में मेरा एज सच कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जैसे कि मेजॉरिटी में लोगों का होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर किसी भी शॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन हाँ, एक डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब, जो कि इन सब से ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इट कैन परफेक्टली मास्क इटसेल्फ एज अ हेल्पिंग टूल एंड अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज टूल। लेकिन रियलिटी यही है कि लाइट्स और कलर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं यूट्यूब में। मुझे इसे भी रेगुलेट करना पड़ेगा और ख़ुद को कॉन्टीन्यूस इन चेक रखना पड़ेगा कि मैं सिर्फ फ़िलॉसफी या फिर वो पॉइंट्स बस देखूं जो मेरे गोल से ओरिएंटेड हैं, वो भी प्रेजेंट वाले गोल से, ना कि फ्यूचर इमेजिनेशन या फिर डे ड्रीमिंग से रिलेटेड, कि ये ऐसा घर रहेगा मेरा, कि ऐसी कार होगी मेरी, या फिर ऐसी बाइक होगी मेरी, या ऐसा कॉलेज होगा मेरा, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, या फिर ये बुक्स मैं ओन करूँगा, या फिर ये डिवाइसेस मैं ओन करूँगा, एसेट्रा एसेट्रा। अब बात करते हैं कमिटमेंट की। तो अगर मैंने लिखा है खुद को कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठूँगा और इन केस अगर मैं 7 बजे की जगह 8 बजे भी उठ जाऊँ तो मेरा मुंह लटक जाता है और फिर मैं सोचता हूँ कि पूरा दिन बर्बाद हो गया। अगर मैं 8 बजे उठ भी जाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऊपर नीचे एडजस्ट कर लूँगा, रात में 1 घंटे लेट सो लूँगा या फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगा, खाना खाते टाइम पढ़ लूँगा या फिर खाना खाते टाइम एक्स्ट्रा लेक्चर देख लूँगा। लेकिन सुबह सुबह से उठते ही डिमोटिवेशन सीधे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और लॉजिक सारा का सारा वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये खुद से की गई कमिटमेंट और इस कमिटमेंट के कंप्लीट ना होने के कारण जो दुख है, दोनों को मैं काफ़ी हद तक एक्टिवली कंट्रोल कर चुका हूँ और मुझे आगे भी एक्टिवली रेगुलेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को और भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। अब आते हैं द लास्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक पॉइंट, कि द इल्यूजन ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन विद ओसीडी। इसमें मेरे दिमाग में थाउजेंड ऑफ थॉट्स या इमेजिनेशन या एक्शंस जो मैं ले सकता हूँ या मुझे लेना चाहिए था प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, ये सब चलते रहते हैं। या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडेड रहती है ब्रेन में हमेशा और मेरा ब्रेन एक जोन में चला जाता है जहाँ पे भयंकर कैलकुलेशन चलती ही रहती है कॉन्टिन्यूसली, बिना पता लगे कि पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन है क्या या ओरिजिन ऑफ कैलकुलेशन है क्या, मैं कैलकुलेशन करता ही रह जाता हूँ।
और ओसीडी में मुझे भयंकर वाली ऑर्गेनाइजेशन या फिर परफेक्शनिज़्म वाली ओसीडी थी। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा बार बार एक्टिवली खुद को रिकॉल कराया कि नहीं ये सब मुझे नहीं करना, नहीं मुझे ये सब नहीं करना। और मैंने इन सब चीज़ों को 90% अप्रॉक्स कंट्रोल किया है अपनी लाइफ में। और जैसे बाइकों में आता है ना इंजन किल स्विच, वैसे ही मैं अपने थॉट्स को अब रेगुलेट कर पाता हूँ। और एक स्टेट होती है ब्रेन में जब एक सिंगल थॉट भी, एक सिंगल डिस्कशन या फिर एक सिंगल टेंशन या फिर कोई भी सिंगल ऑब्सेशन या फिर कोई भी म्यूज़िक नहीं चल रहा होता है, बिल्कुल ज़ीरो। उस स्टेट को मैं कहीं ना कहीं अचीव कर चुका हूँ। उसे मैं कहता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग ज़ीरो या फिर नथिंगनेस। इसकी प्रैक्टिस करके एंजाइटी या फिर कोई भी ओवर थिंकिंग हो या फिर कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो, वो एक सेकंड में पूरा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम लोग। और मतलब मैं अपने ब्रेन के थॉट्स या फिर इमेजिनेशन या फिर इन सब की जो ओरिजिन है उनको एकदम से रोक सकता हूँ एक चुटकी में ही। और अब तो कंप्लीट नथिंगनेस वाले स्टेट में बहुत ईजिली चला जाता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, मेडिटेशन करते करते पूरे दिमाग में जितने भी थॉट्स या फिर इमेजिनेशन उन सबको निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ ना कुछ दिमाग में रह ही जाता था बार बार। लेकिन कम्प्लीटली मेडिटेट करते 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 प्रैक्टिस करते करते मैं स्टेट ऑफ नथिंगनेस अचीव कर चुका हूँ बहुत ईजिली ही। और अब तो मैं काफ़ी शांत रहने लगा हूँ। बस यही सारे पॉइंट्स थे। सब कुछ कंसोलिडेट करूँ तो पहले नंबर में आता है प्लानिंग डिसऑर्डर, दूसरे नंबर में आता है हेल्पिंग नेचर विदाउट एनी ट्राइड एंड टेस्टेड या फिर इनफ नॉलेज, और तीसरे नंबर में आता है डिस्ट्रैक्शन कमिटमेंट, और चौथे नंबर में आता है ओसीडी वगैरह और इमेजिनेशन डे ड्रीमिंग। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अपना प्लान बताने के लिए, इसलिए मैं कल बता दूंगा। और फिर उसके बाद कोई वीडियोस 1-2 हफ्ते तक मैं अपलोड नहीं करूँगा। फिर 1-2 हफ्ते बाद मैं वीडियो बनाऊँगा बताते हुए कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की और कितनी अचीवमेंट्स मेरी अभी तक में हुई। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वर्किंग डेली एंड नो योर कैपेसिटी। वर्किंग हार्ड इज़ ईजी बट वर्किंग हार्ड डेली इज़ जस्ट बिलो इम्पॉसिबल। और जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं सो जाओ जाके, बाय बाय। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बीएससी के स्टार्ट होने वाले हैं 11 मई से, और मैं उनमें 1 वीक का टाइम अपना लगाऊंगा। तो उसको हटाने के बाद मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। उसके 1 हफ्ते बाद वीडियो अपलोड करूंगा। और अभी मैं करूंगा एम्स पैरामेडिकल की तैयारी, जो कि मेरा एग्ज़ाम होगा 4 जुलाई को। और मैंने आज एक वीडियो भी बनाई थी अपनी घर की, अपने भैया के टैबलेट से। उनका आईपैड है ना, तो उससे वीडियो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है, तो वही मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, तो देखना ज़रूर। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ आईपैड की। ये बिना गिम्बल के है, और ये आईपैड का फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा, जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60 fps में। और इसकी स्टेबिलिटी, कलर, सैचुरेशन वगैरह सब तो टॉप नॉच ही लग रहा है मुझे। ब्लॉगिंग करने लायक है इस वाले कैमरा से, काफ़ी ज़्यादा सही वीडियो और रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। इसमें HEIVC कोडेक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अमेजिंग वीडियो क्वालिटी। इतना तो शायद से आईफोन में भी ना होता होगा जितना कि आईपैड के इस अल्ट्रा वाइड एंगल में हो रहा है। बिल्कुल सेंटर स्टेज है कैमरा। वाह, बादल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बादल में फोकस करो एक बार तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक बार बाहर घूम के आता हूँ। देखो इधर हम
कैसा लग रहा है ये? हाँ? कैसा लग रहा है ये? बताओ। अच्छा लग रहा है? हाँ? कैमरा कैसा है इसका? दुकान पर फोटो कैमरा कैसा है इसका? बढ़िया है ना कैमरा? कैमरा अलावा हाँ, ये कैमरा कैसा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? अम्मा बड़े भाई दिखाएंगे। तो ये टैबलेट उठा लें। कैसा लग रहा है कैमरा? सेल्फी पापा केवल मेहमान ही मैंने खाती रहा है। कितना मस्त वीडियो रिकॉर्ड। अरे यार बड़ी मम्मी तुम पल्लू का ढाके रही हो। अच्छी लग रही है ना वीडियो? अच्छी आ रही है ना? ये 30,000 का है ये टैबलेट। हाँ मैं नहीं गिर पड़ा। हिमांशु भैया कहाँ? हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत पहले का है। 30,000 हाँ। हेलो गाइस, ये रही हमारी गैराज। यहाँ पे रखी हैं 3 बाइक, नहीं 2 बाइक 1 स्कूटी। ये रहा मेरा घर। वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। हो गई है धूप भयंकर वाली। वेरी गुड। दीदी के उसमें लगा हुआ है ताला।